हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैम अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2017 के नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इन दिस क्वेश्चन द पीक एरिया ऑफ डिफरेंशियल थर्म एनालिसिस कर्व इज प्रोपोर्शनल टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ए आपके पास ऑप्शन दे रखा है मास लॉस, बी आपके पास है मास ऑफ द सैंपल, फिर है हीट ऑफ डिकम्पोजिशन या फिर फेस चेंज। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी बात हो रही है थर्मल एनालिसिस की। थर्मल एनालिसिस में हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। एक था आपके पास डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA, एक था आपके पास TGA थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस, और एक आपने लास्ट पढ़ा था दैट वाज डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री DSC। ओके, तो यहाँ पर आपसे बात कर रहा है किसकी? डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की, इट मीन्स DTA कर्व की। DTA कर्व में आपको बताना है कि ये किस किस के प्रोपोर्शनल होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ TGA की, TGA में हमने क्या देखा था कि आपके पास कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, आप क्या करते हो, उसको धीरे धीरे आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप उसको हीट अप कर रहे हो। तो थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक टाइम के बाद, एक टेम्परेचर के बाद वो सब्सटेंस जो है डिकम्पोज होने लग जाता है, और डिकम्पोज होने की वजह से उसका चेंज इन वेट आता है, ठीक है। तो इसी को आप प्लॉट करते हैं तो आपको मिलता है TGA कर्व। आपने क्या प्लॉट किया? आप टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर या फिर टाइम आप इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर आप प्लॉट करते हैं क्या? चेंज इन वेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन वेट ऑफ सब्सटेंस, ओके। आपके पास क्या था? एक कोई भी सब्सटेंस था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अभी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। एक टेम्परेचर पर जब वो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा, अब वो डिकम्पोज होने लग गया, और डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पर इस पोजीशन पे मान लो यहाँ पर अब आपके पास क्या है? अब फर्दर डिकम्पोजिशन इसका पॉसिबल नहीं है, तो अब इसमें कोई भी चेंज इन वेट नहीं आने वाला है। इट मीन्स ये जो पोर्शन था आपका, जहाँ पर आपको ये स्लोप नज़र आ रही है, ये जो स्लोप नज़र आ रही है, ये क्या बताती है? चेंज इन वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये बात करी हमने किस पे? TGA कर्व में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं DTA कर्व में। DTA कर्व में मास लॉस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। TGA में आपको देखना होता है कि मास लॉस जो है या फिर चेंज इन वेट ऑफ सब्सटेंस जो है यहाँ पर कितना आ रहा है, उसको ही आप प्लॉट करते हैं। लेकिन DTA में ऐसा कुछ नहीं होता। DTA में आपको क्या करना होता है? आप DTA में भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर या टाइम आप इंक्रीज करते हैं। अब DTA कर्व में एक तो आपके पास होगा आपका जो भी सैंपल है, ठीक है, जो आपको एनालाइज करना था, वो एनालाइज करने वाला आपका टेस्ट सैंपल हो गया, और उसके साथ साथ आप एक इनर्ट रेफरेंस मटेरियल लेते हैं, ठीक है। अब दोनों हैं आपके पास, एक आपके पास टेस्ट सैंपल है, एक आपके पास इनर्ट रेफरेंस मटेरियल है। तो आपने इसका धीरे धीरे टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, अभी दोनों का टेम्परेचर राइज हो रहा है। फिर एक टाइम पे क्या हो जाएगा? अब ये एक इनर्ट रेफरेंस मटेरियल था, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये धीरे धीरे अपना इसका टेम्परेचर राइज होता गया। लेकिन जो आपका टेस्ट सैंपल था वो तो एक टाइम पीरियड पे ऐसा हो जाएगा ना कि उसका कोई फेस चेंज हो जाए, लाइक मेल्टिंग वो हो जाए या क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, कुछ भी पॉसिबल, ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा रुक जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया टेम्परेचर का, ठीक है, इसका टेम्परेचर एक बार रुक गया, इनर्ट रेफरेंस मटेरियल का कुछ भी नहीं है, तो बढ़ता गया कॉन्टिन्यूस। तो इस टेम्परेचर को आप यहाँ पर डिनोट प्लॉट करते हैं, इसी को आप कहेंगे यहाँ पर आपका DTA कर्व। अब कर्व कैसा आता है आपका? एक कर्व आपका ऐसे आ सकता है, ठीक है, ये जो डाउनवर्ड्स कर्व आता है ये आप कहते हो कि एंडोथर्मिक पीक है आपका। एंडोथर्मिक क्या हो गया? लाइक आपका जो टेस्ट सैंपल है वो मेल्टिंग होगी, उसकी मेल्टिंग क्या आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ये एंडोथर्मिक पीक आती है, इस वाले की आपकी एक्सोथर्मिक पीक आएगी। ये आपका DTA कर्व आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। अब किसके प्रोपोर्शनल होगा DTA कर्व? मास लॉस के तो प्रोपोर्शनल नहीं है, आपको पता लग गया, यहाँ पर कोई भी चेंज इन वेट नहीं हो रहा, इट मीन्स इसके प्रोपोर्शनल नहीं है। अब चले हम नेक्स्ट मास ऑफ द सैंपल पर। देखिए, जो आपका DTA कर्व होता है ये आपका डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ सैंपल, की सैंपल का जो है वो नेचर कैसा है, तो इसके मास पे ये डिपेंड करेगा, लेकिन मास लॉस पे डिपेंड नहीं करता, नेचर पे डिपेंड करता है। अब ये जो पीक आपको मिली है, ये आपको एंडोथर्मिक जो पीक मिल रही है, ये आपकी पीक कैसी आ रही है? शार्प आ रही है या ब्रॉड आ रही है? इससे आपको काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। अगर आपकी एंडोथर्मिक पीक यहाँ पर शार्प आती है तो वो बताता है क्या? कि यहाँ पर आपका फेस चेंज हो रहा है। इट मीन्स अगर आपकी शार्प एंडोथर्मिक पीक है, शार्प एंडोथर्मिक पीक, तो ये क्या डिनोट करेगा? कि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज लाइक मेल्टिंग हो रही है, ठीक है, वन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में वो जा रहा है, तो फेस चेंज या फिर मेल्टिंग,
ओके अब यही पीक मान लो आपकी अगर ब्रॉड पीक होती, शार्प ना होती, ये ब्रॉड पीक आती, तो ये आपकी क्या डिनोट करती कि यहाँ पर कोई डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। इट मीन्स आपको पता लग गया कि नेचर ऑफ द सैंपल पे भी डिपेंड करता है और आपके फेस चेंज पर भी डिपेंड कर रहा है, राइट। अगर आपकी एंडोथर्मिक पीक शार्प है तो वो डिनोट करेगी कि फेस चेंज, इट मीन्स हीट ऑफ डिकम्पोजिशन इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा आपका कि मास ऑफ द सैंपल और हीट ऑफ डिकम्पोजिशन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी एंड सी, इट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका डेटा एनालिसिस से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली आप कर लोगे इसको। देखिए डेटा एनालिसिस से वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका, रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ लेड इन अ लेक वाटर सैंपल गिव 3.2, दिस इज 5.2 एंड 7.2 ppb ऑफ लेड। ओके स्टैंडर्ड डेविएशन इन द मेजरमेंट ऑफ लेड इज, सिंपली आपसे पूछ लिया यहाँ पर कि आपको ये 3 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं और आपको क्या बताना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज होंगी, सिग्मा मतलब आपका समेशन है, ठीक है। अब एक्स आई आपका हो गया, एक्स आई मतलब कि इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी आ रही है ऑब्जर्वेशंस की, इंडिविजुअल वैल्यू क्या है आपकी 3.2, 5.2, 7.2। एक्स बार क्या होगा, एक्स बार हो गया आपका मीन, मीन या फिर एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, आपके पास ये 3 ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों को एडअप किया, ठीक है, और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन है आपकी 3, तो इससे आपने डिवाइड कर दिया, आपका ये मीन निकल चुका है 5.2 आ गया, ठीक है, सिंपल। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, एन क्या है आपका, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 है। चलिए बस वैल्यूज पुट करनी है, ये रहा फॉर्मूला। सबसे पहले एक्स आई क्या है, एक्स आई दे रखा है आपको 3.2 माइनस एक्स बार कितना है, एक्स बार आपका मीन आ रहा है 5.2, इसका होल स्क्वायर और आपको समेशन करना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 5.2 माइनस 5.2 होल स्क्वायर प्लस 7.2 माइनस 5.2 होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये 3 माइनस 1, इसको सॉल्व किया आपने और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर 2, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आपके, ठीक है, रूट 8/2 आया और आपने यहाँ से निकाला कितना कि रूट 4 आ रहा है, ठीक है। मिस्टेक्स आपसे क्या हो सकती है कि बाई चांस आप भूल गए, आपने पूरी कैलकुलेशन करने पे इतना ध्यान दे दिया कि आपने यहाँ पे रूट गायब कर दिया, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा और ये रहा ऑप्शन 4, और आप 4 गलत भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना, रूट यहाँ पर होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 2 है। ओके इजी क्वेश्चन। ओके अब इस क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मॉनिटरिंग इज नॉट सुटेबल टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ दीज मैनी ऑप्शन दे रखे हैं आपको। यहाँ से पूछा है क्या कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मॉनिटरिंग किसके लिए, कौन से टाइट्रेशंस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मॉनिटरिंग आप कैसे कर सकते हैं, क्या कंडीशन होगी। कंडीशन इसकी हमेशा ये होती है कि आपकी जो भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं उसमें आपका जो एंड पॉइंट आएगा वो आपका चेंज इन कलर की वजह से आता है, मतलब जो भी चेंज इन कलर आएगा उससे आप अपना एंड पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे टाइट्रेशंस में आपको यही चेक करना है कि यहाँ पर कौन सी टाइट्रेशन में यहाँ पर कोई भी चेंज इन कलर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, तो वहाँ से आप एंड पॉइंट नहीं निकाल सकते। ओके सबसे पहला हमने देखा ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस पोटेशियम पर मैंगनेट। इसके लिए अगर हम देखें तो एंड पॉइंट क्या आता है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए, इन सारे टाइट्रेशंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आपका कलर चेंज आता है, कलर चेंज आपको सीरियसली पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एंड पॉइंट अगर देखो मैं यहाँ पे क्या आता है, कलरलेस टू पिंक। ओके ईजिली आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो, कलरलेस है, कलर से ऐसे अगर कोई पिंक या पर्पल आपका चेंज आ रहा है तो ईजिली आपने इसको डिटरमाइन कर लिया। इट मीन्स इस वाले को आप इस टाइट्रेशन को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मॉनिटर कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है क्या, आयरन 2 वर्सेस 110 फिनेंथ्रोलिन। इसके लिए अगर मैं एंड पॉइंट देखूँ वो आपका क्या आता है, कलरलेस टू रेडिश ऑरेंज। इसको भी आपने इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, कलरलेस से आपका रेडिश ऑरेंज चेंज हुआ है, मतलब बहुत ही इजिली ऑब्जर्वेबल चेंज है, आपका कलर चेंज बहुत ही इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट मीन्स ये भी आपका डिटरमाइन हो सकता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मॉनिटरिंग से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास क्या, निकल 2 वर्सेस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। इसके लिए चेक किया, इसके लिए आपका क्या आता है एंड पॉइंट, कलरलेस टू रेड। ये भी आपने इजिली कर लिया, कलरलेस से रेड आ रहा है, बिल्कुल इजिली ऑब्जर्वेबल है। लास्ट ऑप्शन बचा आपके पास कोबाल्ट 2 वर्सेस इरियोक्रोम ब्लैक टी, EBT। इसको अगर आप टाइट्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपका एंड पॉइंट जो आता है वो आता है ब्लू ग्रीन से ब्लू
अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आ रहा है कलर चेंज, ब्लूइश ग्रीन से ब्लू कलर आ रहा है, इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दोनों सेम है, सिमिलर ही है काफ़ी हद तक, राइट। तो ये ही ऑप्शन आपका ऐसा हुआ जहाँ पर आप इजीली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन से, ठीक है। आपने क्या देखा कि फ्री जो आपका कलर चेंज है एंड पॉइंट पे वो सिग्निफिकेंट नहीं था, कौन से ऑप्शन के लिए, इस सी वाले ऑप्शन के लिए, कोबाल्ट 2 वर्सेस यूरोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। और ये आपका चाहिए होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। ओके अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमने देखा कोबाल्ट 2 वर्सेस यूरोक्रोम ब्लैक टी, इट मीन्स आपके पास कोबाल्ट 2 मेटल है एक, और आपने किसके साथ ट्रीट किया है यहाँ पर, यूरोक्रोम ब्लैक टी के साथ। हमेशा ही क्या आता है, जो आपका कलर आता है वो आपका कलर आता है फ्री ईबीटी का, ठीक है, फ्री ईबीटी का आपका यहाँ पर कलर आने वाला है। तो यहाँ पर आपका कलर चेंज है ब्लूइश ग्रीन से लेकर ब्लू, जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं था। सो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो गया। द फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट एंटरओडायोल इज, आपको स्ट्रक्चर देखना है, नाम से कोई मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर आपको देखना है। स्ट्रक्चर देख के आपको ये पहचानना है क्या कौन सी क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा, क्या टर्पीन होगा, क्या टर्पीन होगा, क्या स्टेरॉइड होगा, या लिग्निन होगा, या फिर एल्कलॉइड होगा। नेचुरल प्रोडक्ट्स के इस पार्ट को करने के लिए आपको स्पेसिफिकली ज़्यादा चीज़ें नहीं भी पता है, फिर भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। हो सकता है आपने चारों में से किसी एक आध के बारे में नहीं भी पढ़ा हो, मान लीजिए आपने एल्कलॉइड के बारे में पढ़ा है, जो कि पढ़ाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए आपने स्टेरॉइड के बारे में पढ़ा है, टर्पीन्स के बारे में पढ़ा है, और लिग्निन के बारे में आप नहीं जानते हैं। अगर आपको सारी की सारी क्लासिफिकेशन इन तीनों के बारे में पता है तो आप बहुत ईजिली आंसर तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँच सकते हैं, देखें, अगर टर्पीन की मैं बात करता हूँ तो वो क्या कहता है, प्योर हाइड्रोकार्बन। टर्पीन्स में क्या आते हैं, प्योर हाइड्रोकार्बन की स्पीशीज़ होती है, प्योर हाइड्रोकार्बन की स्पीशीज़ होती है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे होते हैं, आइसोप्रीन रूल पढ़ रहे होते हैं, आइसोप्रीन रूल पढ़ रहे होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मोनोटर्पिनोइड्स, डाई टर्पिनोइड्स और सेस्क्यू टर्पिनोइड्स के बारे में भी पूरा डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ते हैं हम लोग, उसको जानते हैं। तो वहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये प्योर हाइड्रोकार्बन्स की जो स्पीशीज़ है वो क्या है, वो टर्पीन्स है। उनको हम क्या बोलते हैं, टर्पीन्स बोलते हैं। अगर स्टेरॉइड्स की बात करता हूँ मैं, तो स्टेरॉइड्स का अगर डिस्कशन किया जाता है तो वहाँ पे उनका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है वो कैसा होता है, वो कुछ इस तरह से प्रतीत होता है। वो दिखता है ऐसा है, कैसा दिखता है, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, फ्यूज स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा है। और साथ में क्या है, कौन सी रिंग्स फ्यूज्ड है, 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग्स जो है आपस में फ्यूज्ड हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट यही है। जैसे जैसे चेंजेस होते जाते हैं, जैसे जैसे चेंजेस होते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं स्टेरॉइड्स को। अगर स्टेरॉइड्स का बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना होता है तो कुछ ऐसा ऐसा फ्यूज्ड रिंग्स दिखती हैं। क्या ऐसी रिंग्स यहाँ दिख रही हैं, ऐसी रिंग्स यहाँ नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर स्टेरॉइड नहीं है। इसका मतलब क्या, ये स्ट्रक्चर स्टेरॉइड नहीं है, ये स्ट्रक्चर टर्पीन भी नहीं है, क्योंकि आइसोप्रीन यूनिट कहूँ या प्योर हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर कहूँ, ये वो भी नहीं है। अगर मैं एल्कलॉइड्स की बात करता हूँ, अगर हम एल्कलॉइड्स की बात करते हैं तो एल्कलॉइड्स में क्या होता है, आप जानते हैं, आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े भी हैं, आपने निकोटीन का स्ट्रक्चर देखा होगा या नाम ही सुना होगा। जब बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ा जाता है तो और भी, हालांकि ये निकोटीन नहीं है, और भी स्ट्रक्चर जो है एन हेट्रोसाइक्लिक वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले, उनको हम किस क्लासिफिकेशन में रखते हैं, उनको हम एल्कलॉइड्स की क्लासिफिकेशन में रखते हैं। किस में रखते हैं, एल्कलॉइड्स की क्लासिफिकेशन में रखते हैं। तो यहाँ से ये एल्कलॉइड भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है नहीं। तो इसका मतलब जो बचता है वो क्या बचता है, सी पार्ट आंसर बचता है। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। लिग्निन जो है वो, ये स्ट्रक्चर जो है लिग्निन टाइप का स्ट्रक्चर है, लिग्निन टाइप का स्ट्रक्चर है। और एटर्नोडायोल इज अ लिग्निन formed by the action of intestinal bacteria, formed by the action of intestinal bacteria on lignin precursors found in plants। कहाँ मिलता है, प्लांट्स के अंदर मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी पार्ट आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा।
करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट. द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड यूरिडीन इज, देखें आपको क्वेश्चन में ही पहला आंसर मिल जाएगा. राइबोन्यूक्लियोसाइड की बात की गई है. पहली बात तो न्यूक्लियोसाइड की बात की गई है, न्यूक्लियोटाइड की बात नहीं की गई है. तो इसका मतलब क्या, हर जगह OH ग्रुप रहेगा, फॉस्फेट नहीं रहा जुड़ा होगा. तो आप देख सकते हैं हर जगह OH ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा है. पहली बात. दूसरी बात, यहां से इसने जो यूनिट ली है वो कौन सी ली है, राइबोज शुगर लिया है. कौन सा शुगर लिया है, राइबोज शुगर लिया है. और अगर राइबोज शुगर लिया है तो आप देख सकते हैं, आपको पता है, आपको मालूम है कि राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में फर्क क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर. डीऑक्सीराइबोज शुगर में हाइड्रोजन यहां रहता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत, देखते ही काट दिया गया है. ये ऑप्शन भी गलत, ये भी देखते ही काट दिया गया है. दो ऑप्शंस तो हम काट चुके हैं. अगर तीसरी बात करता हूं मैं, तो राइबोन्यूक्लियोसाइड वर्ड पे आएंगे अब हम. यूरिडीन, यूरिडीन क्या होगा, यूरिडीन कहां से आया होगा, यूरिडीन आया होगा यूरासिल से. अगर हमें यूरासिल का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है. स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हमें नहीं पता है तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करता हूं यूरिडीन के स्ट्रक्चर की, तो वहां पे यूरासिल रिंग होगी. यूरासिल का स्ट्रक्चर यही है. यूरासिल का स्ट्रक्चर क्या है, ये है. तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी पार्ट है. और ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. अगर यहां से इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में स्टार मार्क है, स्टार मार्क है. स्ट्रक्चर जो है वो यही स्ट्रक्चर है. यूरासिल मतलब राइबोज शुगर और यूरासिल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाया गया है. अगर मैं बात करूं यूरिडीन की, तो इट इज ग्लाइकोसिलेटेड pyrimidine along pyrimidine containing uracil attached to the ribose sugar यानी राइबोफ्यूरानोसाइड रिंग वाया बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. जब ये बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसको बोल रहा हूं मैं, बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. मानो ये क्या था, N हेट्रोसाइक्लिक बेस यूरासिल था, ठीक है, यूरासिल था. यहाँ पे N का हाइड्रोजन था, N का हाइड्रोजन था इस जगह पे. और यहाँ पे राइबोज शुगर का ये OH ग्रुप था. ऊपर की साइड क्या था, बीटा का OH ग्रुप था. अब OH ग्रुप और H मिल करके आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन चुके हैं. और वही बॉन्ड को हमने, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, इसी बॉन्ड को हमने यहाँ से डिपिक्ट किया है, इसको डिपिक्ट किया है. तो इसी को बोल रहा है क्या, बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है जी. अब बात करते हैं क्या, ये तो आंसर हो गया, तो इसका आंसर जो है वो बी पार्ट आ जाएगा. ठीक है, चलें आगे. फॉर द सक्सेसफुल सिंथेसिस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन ये कहता है कि आप अगर सक्सेसफुल सिंथेसिस करना चाहते हैं ऑफ पेप्टाइड लिंकेज लीडिंग टू द प्रोडक्ट ए, the side chain of the amino acid B should have the side chain of the amino acid B मेरा ये रहा. इसकी साइड चेन पे जो XH है वो क्या होना चाहिए अगर मैं बढ़िया सिंथेसिस करना चाहता हूँ एक अमीनो एसिड की पेप्टाइड लिंकेज की. यहाँ से उसने फाइनल स्ट्रक्चर जो है उसने यहाँ पे ये दे दिया है. और ऑप्शंस A B C और D ऑप्शंस दे दिए गए हैं. A B C D ऑप्शंस दे दिए गए हैं. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से XH की, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में XH आ रहा है. फाइनल प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, XH आ रहा है. जो मैकेनिज्म रहेगी यहाँ पे B पार्ट अगर मैं देख रहा हूँ, इंटरमीडिएट स्टेट देख रहा हूँ, तो X ने यहाँ अटैक किया होगा. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ जो होने वाली चीज़ रही होगी वो कुछ ऐसे रही होगी. इसके पास लोन पेयर रहा होगा, लोन पेयर से अटैक कार्बोनिल अंदर और SPH जो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है वो बाहर जा रहा होगा. इतना तो मैं यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज जो है वो बहुत अच्छा डोनेशन कौन सी लोन पेयर स्पीशीज करती है. क्या वो OH करता है, क्या वो NH करता है, क्या वो पैरा C6H4
ये जो स्पीशीज़ यहाँ पे XH की दी गई है वो ये करती है, क्या वो ये करती है? तो अगर मैं आंसर्स को देख रहा हूँ, ऑप्शन को देख रहा हूँ, ईजिली अवेलेबल लोन पेयर डोनर या डोनेशन कहाँ से हो रही होगी, वो आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि एस एच जो है वो डोनेशन अच्छा करेगा। और अगर वो डोनेशन अच्छा करेगा तो जो प्रोडक्ट में मेरे पास XH का जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? इट मस्ट बी SH। तो SH ग्रुप जो है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, बस थोड़ा कॉमन सेंस का आपको उपयोग करना था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हम D पार्ट लगा करके आ रहे होंगे। आंसर जो है हमारा D पार्ट आ रहा होगा। इट इज़ नॉट B पार्ट, इट इज़ नॉट C पार्ट, इट इज़ नॉट A पार्ट, इट इज़ D पार्ट। द करेक्ट आंसर इज D पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।